जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हमारा पीटी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है, शायद 8वां वीडियो होगा इस समय। ये जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ चलते रहिए। रोज़ मेरा काम है आप तक पहुंचाना और आपका काम है ईमानदारी से उसको तैयार करना। आज हम लोगों का टॉपिक होगा 30 क्वेश्चंस का। डेली हम लोग 30 की सीरीज़ लेकर चलते हैं। 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो संभावित होंगे आपकी परीक्षा में, जो कभी न कभी आए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, जो लोग बिल्कुल नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, ना किसी को देने की ज़रूरत है, आप केवल स्वयं करिए बस। किसी को ना बताने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो, ये करो, शेयर करो, कुछ मत करो, केवल पढ़ो। ठीक है, बिना डेट लपेट किए ईमानदारी से अपना काम करते रहें और हम अपना काम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट लपेट किए अपनी सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 तुरंत आंसर देखते चले और मिलाते चलें। निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? नंबर 1 चरक, नंबर 2 चाणक्य, नंबर 3 आर्यभट्ट, नंबर 4 बारहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी बोलें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 आर्यभट्ट। शून्य के सिद्धांत को आर्यभट्ट ने खोजा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। कौन एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हड़प्पा। कौन इस समय पाकिस्तान में है? क्वेश्चन नंबर 2, सही जवाब होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के माउंट गोमरी नामक स्थान पे है, आप अच्छे जानते हैं। चलिए हड़प्पा का मतलब तो बताइए, हड़प्पा का मतलब क्या होता है? यस। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? फाहियान, हेथिंग, वांग आया हुआ, ह्वेन-त्सांग, जिसको ह्वेन-त्सांग भी कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3, का सही जवाब होगा ह्वेन-त्सांग। कौन था? ह्वेन-त्सांग। हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? इसको तैयार करने का तरीका देख लो। हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेन-त्सांग, दोनों आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। हम कई बार क्लास में पढ़ा चुके। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बार पूछा जा चुका है। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा टोडरमल। राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल, जिन्हें नाप जोख का बहुत ज़्यादा जानकारी हुआ करती थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफ़र, अवध के नवाब। अगर आपको कहानी याद होगी, जैसे नहीं याद है वो जाकर तुरंत प्लेलिस्ट से प्लासी का युद्ध देखे। 1757, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफ़र, अवध के नवाब। इसका सही जवाब होगा मीर जाफ़र। याद करिए, चाल चली गई थी जिसमें मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बनाया गया था, ये कहकर कि तुम्हें हम बंगाल का या नवाब बना देंगे, याद होगा। और बाद को मीर जाफ़र को कठपुतली बनाया तो मीर जाफ़र ने फिर से विरोध किया था, याद है। अगला 5 क्वेश्चन हो गए भारतीय इतिहास प्राचीन से। अब राष्ट्रीय आंदोलन।
गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस लिया। किस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा कांड, चंपारण आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र, बारदोली आंदोलन। जस जल्दी बोलें। क्वेश्चन नंबर 6, तो सही जवाब होगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन ले लिया था, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने, नेहरू जी ने इनके बारे में काफ़ी आलोचना की थी कि जब पूरे देश में एक क्रांति की ज्वाला जल रही थी, अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता था, उस समय आपने एन टाइप पर असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? जल्दी जवाब दें। बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मी पंडित या एल पति कहा जाता है, रुक्मणी लक्ष्मी पति। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी सरदार भगत सिंह ने, कहाँ? पंजाब में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्णदत्त, सुरेंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 8, का सही जवाब बताएं। आठ का सही जवाब होगा नरेंद्र नाथ दत्त। 8 का सही जवाब है नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम या मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। आपने क्लासेज में पढ़ा होगा हमारी, जब हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया था तो आपको याद होगा इनका नाम चेंज किया था इनके गुरुजी ने। ठीक है। आगे, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार, अंतिम नहीं कह रहा, अंतरिम सरकार गठित की थी? वर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 9, अगर क्लासेस पढ़ी होंगी तो 1939 मैंने आपको पढ़ाया था, जिस समय त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था, उस समय सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में आपस में मतभेद हुए और जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को यह निर्णय लेना पड़ा। कहाँ बनाई अंतरिम सरकार? जल्दी दें। सही जवाब होगा सिंगापुर। सिंगापुर में बनाई थी और इनके सहयोगी थे रास बिहारी बोस। मैंने क्लास में सारा कुछ पढ़ा रखा, जल्दी करें। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार केसरी के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक। कौन था केसरी का संपादक? जवाब दें जल्दी। केसरी के संपादित थे लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के 5 क्वेश्चन, सारे उतने ही हैं जितने पेपर में आने। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है किस नाम से? गोबी, सहारा, थार, अटाकामा। हर जगह के मरुस्थल के अपने स्पेसिफिक नाम होते हैं, तो भारत में मरुस्थलों को क्या कहा जाता है? गोबी, सहारा, थार या अटाकामा। क्वेश्चन नंबर 11, का सही जवाब होगा थार। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन, अमेजोन बेसिन, ग्रीनलैंड और कांगो बेसिन। आपको बताना है विश्व का सबसे, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरबन, अमेजोन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो। सही जवाब है इसका सुंदरबन का डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम निम्न में से कौन सा है? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिमी घाट की ढलान। कहाँ से निकलती है नर्मदा? किसी भी नदी का उद्गम और उसका अवसान दोनों हमेशा आपको तैयार रहने चाहिए। नदी कहाँ से निकलती है और जाकर कहाँ पर गिरती है, ये हमको पता होना चाहिए प्रत्येक नदी का। क्वेश्चन नंबर 13,
13 का सही जवाब है अमरकंटक। सही जवाब है अमरकंटक। 1 2 3 के ऑप्शन क्वेश्चन नंबर लिखें 14 डैश करके 3, यानी कि 14 का तीसरा सही, 14 का 12 सही, जो भी सही। मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना लिखने वाला नहीं है जी, प्लेस का नाम है। सोने की खान, चांदी की खान, हीरे की खान, लोहे की खान। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? बांदा से ठीक लगा हुआ स्थान है। सही जवाब होगा हीरे की खान। तीसरा जवाब होगा हीरे की खान। समय के संदर्भ में जीएमटी का क्या मतलब है? जनरल मेडिटेरियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम, इनमें से कोई नहीं। जीएमटी का मतलब क्या है? अभी मैंने ज्योग्राफी जब शुरू की तो सबसे पहले यहीं से पढ़ाना शुरू किया था। आप अपने मोबाइल पे जब मिलाते होंगे जीएमटी 5:30 पे मिलता है आपका जीएमटी मोबाइल पे, है ना? जल्दी जवाब दें। जीएमटी का शाब्दिक अर्थ होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर 2 ग्रीनविच मीन टाइम। चलिए इकॉनमी में आ जाते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? चलिए मैं हिंट दे रहा हूँ। जिस प्रकार योजना आयोग का अध्यक्ष उस संस्था का व्यक्ति न होकर बाहर से व्यक्ति होता है, उसी प्रकार नीति आयोग का अध्यक्ष भी उस संस्था से नहीं बल्कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन 3। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष होता है कोई उनके द्वारा नियुक्त किया व्यक्ति। पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? कल भी ये क्वेश्चन था और आज फिर से आपको मिल गया। आपको तो अच्छा है, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। 1967, 1968, 1969, 1971 और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बहुत अच्छे ऑप्शन दिए, थैंक यू। आपको पता है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 1969 जुलाई 1969 में हुए थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 99, 2000, 2009, 2015। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 99, 2000, 2009, 2015। सही ऑप्शन होगा 1, 1999, 1999। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुंदरलाल बहुगुणा। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, का सही जवाब होगा एम.एस. स्वामीनाथन। सही जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 20, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? मैंने इसको बहुत अच्छे से आपका इसका कोड तैयार कराया है, याद करिए। मैंने इसके सारे के सारे याद करिए जो पढ़ चुके हैं। क्री, औ, आ, डैश डैश डैश। आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसको पूरा करके, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की इकॉनमी की, जल्दी इसको पूरा करके नीचे लिखें। और सबका मीन्स क्या है जल्दी लिखें, अपने आप आपको पता चल जाएगा प्राथमिकता क्या थी। अगर आपने तैयार किया तो खट से जवाब देंगे ऑप्शन 3, भारी उद्योग, कृषि उद्योग। पहला था कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा है आधुनिकीकरण। मैंने आपको पूरा चार्ट बनवाया, बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आप अपने उस कॉपी पे लिखिएगा। जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी किस समिति के अध्यक्ष थे? और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? जल्दी से वैसे गांधी को हटा दीजिए, गांधी किसी समिति के अध्यक्ष नहीं थे उस समय। जल्दी बोलें। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा 4, बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1975, 76, 1977, 79। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? चलिए लिखिए। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य थे कितने और अब कितने? बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, जो कि पहले 10 थे और वर्तमान में 11 हो गए हैं। नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि 11 क्या जोड़ा गया है। राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? जल्दी जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन 3, राज्य का मुख्यमंत्री उस परिषद का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? प्रबंधकारिणी समिति, राज्यसभा, उच्च सदन, विधानसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है और क्यों है? जैसे निचला सदन क्यों नहीं कहते? ऊपरी सदन का नाम, जल्दी बोलें। तो 24 का सही जवाब होगा राज्यसभा, क्योंकि यह ऊपरी सदन इसलिए क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन एक पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति और न्याय पंचायत। कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? सही जवाब जल्दी बताएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, ग्राम सहकारी समिति। आप एक कॉपी पे नोट कर लिया करिए और अंदाज़ा लगा लिया करिए कि 30 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। ईमानदारी से अपना आकलन अगर दूसरा करने की बजाय सबसे बेहतर होता है हम अपना आकलन स्वयं करने कि हम कितने पानी में हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को ये समझाने के लिए हमें और कितनी मेहनत करनी है। चलिए विज्ञान के 5 क्वेश्चन, सब मैंने उतने लिए जितने हमको परीक्षा के लिए चाहिए। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तीसरा सिद्धांत, न्यूटन का पहला सिद्धांत, न्यूटन का दूसरा सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको अच्छे से पता होता है रॉकेट जितना ताकत से ज़मीन को धक्का लगाता है, ज़मीन उतनी ताकत से रॉकेट को धक्का लगाती है ताकि रॉकेट ऊपर जा सकता है। आप अच्छे जान गए होंगे न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा नियम। ठीक, न्यूटन का तीसरा नियम। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दूसरा और तीसरा नियम ये गड़बड़ होने की स्थिति में रहता है हमेशा, तो ध्यान रखेंगे रॉकेट सिद्धांत काम करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर। ठीक है, अगला है वाहन पीछे से आने वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। आपके बगल में जो लेंस लगा रहता है गाड़ी के बगल में, वो दूर की वस्तु को देखता है या पास की? अगर दूर तो उत्तल, पास तो अवतल। ऊ ध्यान रखेंगे, रटने का तरीका है। ऑप्शन 100% क्या होगा? उत्तल दर्पण। लेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया शीशा है, लेंस नहीं है वो। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तत्वों का, हाइड्रोकार्बन का, पॉलीमर का, लवण का। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है?
क्वेश्चन नंबर 28, सही जवाब होगा हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल किसका है? हाइड्रोकार्बन का। सेकेंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो, तुर्की। कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? यानी इस समय है, आप ये नहीं कहेंगे कि विलुप्त हो गए। चलिए 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, शुतुरमुर्ग। कौन है सबसे बड़ा जीवित पक्षी? शुतुरमुर्ग। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 226, 206, 256, 236। मैंने कल ही आपको बताया था कि बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आपने उसे नोट्स बनाए थे। आज बताना है स्वस्थ मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स बाग नीचे होंगे कि सर जिनकी 6 उंगलियां होती हैं उनके तो हड्डियां बढ़ जाती हैं। अरे भैया, 6 उंगली वाले लोग कितने होते हैं? सामान्य व्यक्ति कहा जा रहा है, 6 उंगली वाला सामान्य व्यक्ति नहीं। ऋतिक रोशन का नाम लेने की जरूरत मत। यस, ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां ना काउंट मत करने लगेगा। सही जवाब होगा 206। आप अच्छे जानते हैं इसका सही जवाब। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप डेली के डेली प्रैक्टिस करें, और आज से करें क्या, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं इसको वन लाइनर के रूप में रोज़ का रोज़ लिखते चलें और देखते चलें कि मैंने 30 में से कितने अटैम्प्ट किए। अब हो सकता है दूसरे को दिखाने के लिए इसमें 30, 35, 40 कुछ भी दिखा लो। कई तो ऐसे नालायक होंगे 30 को 35 दिखा सकते हैं कि भैया 30 में से मेरे 35 सही, 31 सही। लेकिन कृपया करके अपना असेसमेंट स्वयं कर लें कि 30 में से मेरा कितना सही हो रहा है, और बताएं ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कि सर 30 में से मेरे 12 सही है, 22 सही है, 28 सही, 30 सही। अगर आपका परफॉर्मेंस 25 के आसपास है, आप बेहतर कर रहे हैं, 25 से कम है, मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर 15-20 के बीच में है तो आप अपने आप को कंपटीशन में मत समझिए, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।